सिस्टम में सब देखते हैं। तो फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज आपने पहले भी किया हुआ है क्लास 11th में, मैं बता दूंगा कहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब वहां पर आपने कंपनीज का नहीं किया था, सोल प्रोप्राइटर का किया था, जहां पर आप पहले बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या फाइंड करते थे हम? ग्रॉस प्रॉफिट, पता नहीं है ना। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ पे लिखते थे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां से क्या निकालते थे? नेट प्रॉफिट। और फिर उसके बाद क्या बनाते थे हम? फाइनली बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है। और ये जो बैलेंस शीट बनती थी इस तरह से टी फॉर्मेट में बनती थी, वर्टिकल कॉलम्स में, एक तरफ लाइबिलिटीज लिखते थे, एक तरफ एसेट्स लिखते थे, ठीक है। अब जो है ये फॉर्मेट नहीं रहेगा कंपनीज के लिए, अब हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट्स बनेंगी स्टेटमेंट की फॉर्म में। मतलब पहले आप इस तरह से बैलेंस शीट जब बनाओगे तो पहले सारी लाइबिलिटीज लिखोगे, और उसका नाम अब लाइबिलिटीज नहीं होगा, वो मैं लिखवाऊंगा वैसे भी, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज होगा। और यहाँ सारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज सारी लिख लोगे जितनी भी आती हैं, ठीक है। फिर यहाँ टोटल कर लोगे। फिर उसके बाद सारी एसेट्स लिखोगे। एसेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, वो लिख लोगे और उनका टोटल कर लोगे। अब बैलेंस शीट इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो उस वाली बैलेंस शीट को बिल्कुल भूल जाओ, जैसे कभी याद ही नहीं थी। तो इसका परफॉर्मा देखते हैं क्या होगा अब वाली बैलेंस शीट का। हाँ, चलिए। आज लिखने का काम ज्यादा रहेगा और समझने का थोड़ा सा कम। एक बार फॉर्मेट पूरा मैं नोट कर दूंगा, फिर आपको उसको समझाऊंगा। तो शुरू करो जी। शेड्यूल 3 बैलेंस शीट जो बनती है वो कौन से शेड्यूल में बनती है? कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में बनती है, ठीक है। शेड्यूल 3 पार्ट 1, याद रखना ये बात। तो आप ये बनेगा शेड्यूल 3 पार्ट 1, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा, ताकि आपकी कॉपी में ठीक से बन जाए, आपको बाद में पढ़ने में ध्यान सही से समझ आए, एक बार सुन लेना मेरी बात को। बैलेंस शीट की दो साइडें बताई मैंने, इक्विटी एंड लायबिलिटी के लिए पूरा एक पेज रखना, ठीक है। जैसे इस तरफ वाला पेज होता है पूरा इक्विटी एंड लायबिलिटीज के लिए, इस तरफ वाला पूरा पेज एसेट्स के लिए, ठीक है। एक पेज ही हो गया, एक पेज ही हो गया, दो। फिर उसके बाद आपने जाना है सीधा थर्ड पेज पे। थर्ड पेज पे आपने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका नाम वैसे अब हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, SOPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। थर्ड पेज पे आपने ये बनाना है, ठीक है। एंड फोर्थ पेज एंड ऑनवर्ड्स जो बनेंगे वो बनेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद मतलब फोर्थ पेज से आपको कंटिन्यू लिखते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से फॉर्मेट फॉलो करना, आपको एग्जाम डेज में दिक्कत नहीं आएगी। पहले पेज पे सिर्फ इक्विटीज, सेकंड पेज पे एसेट्स, थर्ड पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फोर्थ पेज ऑनवर्ड्स नोट्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना। तो इस तरह से करोगे तो सही रहेगा आपके लिए भी समझने में, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे किसको कहाँ पे लिखना। पर्टिकुलर्स इसमें लिखना नोट नंबर, और यहाँ पे लिखना अमाउंट, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी जरूर लिखना, जिस कंपनी की भी बैलेंस शीट बना रहे हो इधर। सर ये जो फॉर्मेट बना रहे हैं नोट को अकाउंट से बना रहे हैं? नहीं, नोट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ कोई आइटम लिखता हूँ उसका अमाउंट यहाँ लिखता हूँ, तो वो आया कहाँ से उसके लिए मुझे नोट नंबर रेफर करना होगा, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझा दूंगा। नेम ऑफ द कंपनी के बाद यहाँ लिख देना बैलेंस शीट एज एट, जिस डेट पे बैलेंस शीट बन रही है 31 मार्च 2023, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मेट शुरू करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, पहले वाले जो लेफ्ट वाला साइड था उसका अब नाम बदल के क्या कर दिया है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। एंड इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? सबसे पहली जो मेन हेडिंग रहेगी वो रहेगी
शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में फर्दर 3 चीजें आती हैं। एक तो आती है शेयर कैपिटल, फिर आती है रिजर्व एंड सरप्लस, एंड फाइनली एक अनइम्पॉर्टेंट चीज, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। देन हमारा ये खत्म हेडिंग। सेकंड हेडिंग आएगी नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें कौन से आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जिसका भी मतलब नहीं समझ आ रहा होगा उसके लिए परेशान मत होना, बताऊंगा मैं। सी अदर नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, थर्ड हेडिंग करंट लायबिलिटी, इसमें आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, फिर आएगा ट्रेड पेबल, फिर आएगा अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। कहाँ पर? नॉन करंट लायबिलिटी में भी है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड। मजाक नहीं उड़ाना, कोई बात नहीं, जैसे है कर लो। पहले दिन कह रही थी बात, राइटिंग के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। किसी को भी नहीं आया ये समझ? देखा, इसलिए समझ नहीं आया ना, थोड़ा नया सा वर्ड था, कोई ऐसा नॉन सा होता तो आप जोड़ जोड़ के बना लेते थोड़ा थोड़ा। चलो, ये हमारी लाइबिलिटी साइड हो गई। बस नहीं है, अभी देखना धीरे धीरे क्या होगा अभी।
दूसरे पेज पे लिखना आप साथ में उसके साथ। लिख लिया ना यहाँ तक तो? इसके आगे तो लिख लो, यहाँ से छोड़ दिया। सेकंड पार्ट, एसेट्स। एसेट्स में पहला नाम नॉन करंट एसेट्स। इसके अंदर फर्दर फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स, नॉन टेंजिबल एसेट्स। थर्ड वन इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फोर्थ वन इज इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। नेक्स्ट हेडिंग, इसमें सब हेडिंग है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट्स। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अदर नॉन करंट एसेट्स। लायबिलिटी वाले हो गए सबके? हाँ हाँ, परेशान नहीं होते बस, बाकी तो ठीक है। एसेट साइड्स में नॉन करंट एसेट्स है, उसके अंडर में फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में 4 पॉइंट हैं, टेंजिबल एसेट्स, नॉन टेंजिबल एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। नॉन मत लिखना, इंटेंजिबल लिखना। गलती से नॉन हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स लिखना है यहाँ। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। स्लिप कर जाता फिर, अंडर डेवलपमेंट। हालांकि मेरी नॉर्मल पेज में भी राइटिंग खराब है, पर इसमें बहुत खराब है।
लास्ट हेडिंग करंट एसेट्स। इसमें जो नाम आएंगे वो हैं करंट इन्वेस्टमेंट, बी इन्वेंट्रीज, सी ट्रेड रिसीवेबल्स, डी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। यहाँ आपका एसेट्स का टोटल आ गया। नोट कर लिया यहाँ तक? ओके। अब इसमें जो अमाउंट आना है वो कहाँ कहाँ से आना है उसके लिए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहला अब शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहले क्या आएगा? शेयर कैपिटल आएगा। अब शेयर कैपिटल कैसे निकाली जाएगी? इसके लिए हम बनाएंगे नोट नंबर 1। पहला नोट, ये 2 लग रहा होगा, वैसे बना नोट नंबर 1 बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो शेयर कैपिटल ये जो यहाँ पे लिखी है मैंने, ये आपको लास्ट चैप्टर में भी निकालने की जरूरत थी, ठीक है। तो ये उसके लिए भी काम आएगा और अभी के लिए भी। तो हम सबसे पहले नोट नंबर 1 बनाएंगे। अब आपने कहाँ पे लिखना है? 2 पेजों पे तो आपका काम हो गया। हाँ, 4th पेज ऑनवर्ड्स लिखना शुरू कर देना, 3rd पेज छोड़ देना प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, ठीक है। तो नोट नंबर 1 मैं भी छोड़ देता हूँ, नहीं मैं नहीं। नोट नंबर 1 इसके लिए बन रहा है, ये शेयर कैपिटल के लिए। कैसे कैलकुलेशन होगी? सबसे पहले आपको लिखनी है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं आपने जो इशू किया है, और वो प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, तो दोनों के लिए बात करेंगे। पहले हम लिखेंगे कितनी आपके पास ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल है। ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और कुछ नहीं है, आपने से 5 लाख शेयर इशू किए हुए हैं और जो भी फेस वैल्यू है उसके हिसाब से जो अमाउंट बनता है, इशू नहीं किए हुए। ऑथोराइज में मतलब क्या है कि आपने, मैंने बताया था ना, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है आपका, और उसमें आपसे जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज है वो आपसे पूछता है कि आप कितनी कैपिटल चाहते हो अपनी कंपनी में। तो वो मैक्सिमम अमाउंट होता है, आप उससे ज्यादा नहीं मान सकते लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथोराइज वाले में सिर्फ वो अमाउंट लिखना है जो आपने एमओए जब आपने फाइल करवाया था उस समय जो आपने कैपिटल। तो इसका आपके क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होता, बस इसको नॉर्मली लिख के छोड़ देना होता, ठीक है। जो सारा काम होगा वो किससे होगा? इशूड वाली शेयर कैपिटल से, जो आपने इशू करी है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, उससे आपको मेन मैटर करेगा, ठीक है, आपके क्वेश्चन में। तो ये सिर्फ लिखने के पर्पज से लिखना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर्स हैं, शेयर्स ऑफ रुपीज ईच, जो भी अमाउंट होगा। यहाँ पे एक डिटेल का कॉलम बना लेना और यहाँ पे एक अमाउंट का। तो डिटेल में लिख देना कितने इक्विटी शेयर्स हैं। देन इसके बाद आपको ऑथराइज के अंदर ही दूसरा लिखना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी कितनी ऑथराइज्ड है वो ऐसे ही लिख देना, शेयर्स ऑफ रुपीज ईच, इन दोनों का टोटल फाइनल वाले कॉलम में। नेक्स्ट आपको लिखना है इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। कितने शेयर्स आपने इशू किए हैं, ऑफ फेस वैल्यू कितने की है, और कितना अमाउंट कॉल्ड अप है, और इसमें से आपने माइनस कर देना है अगर कोई पैसे नहीं आए, माइनस कॉल्स इन अरियर्स। ये जो आएगी आपकी, इसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। एक मिनट, हाँ जी बोल दिया करो यार, सरप्राइज ही रखते बड़ी देर तक। सर इधर ये परफॉर्म क्या, परफॉर्म शेयर कैपिटल सर, वो जो उधर दूसरी लाइन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ, और जो पेड अप शेयर कैपिटल आई है इसमें आपने एक चीज ऐड करनी है, प्लस करना है इसमें शेयर फॉर फीचर वाला अमाउंट। कहां पर, ये शेयर ऑफ फेस वैल्यू जो भी हो सकती है, फेस वैल्यू ईच, और फिर खाली छोड़ रखा है फॉर कितनी कॉल्ड अप है, ठीक है, कितना अमाउंट कॉल्ड अप है वो आपको पता होगा तो वो यहाँ पे लिख देना, और शेयर फॉर फीचर का अमाउंट जो भी आता है वो आप यहाँ पे ऐड कर देना, तो ये आपका फाइनल अमाउंट आ जाएगा शेयर कैपिटल का। फिर से बता देता हूँ, रुक जाओ, सारा का सारा सुन लो एक बार पहले, इसको लिखने से पहले ना। शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन आपने क्या करनी है, सबसे पहले तो आपने ऑथोराइज्ड कितना है वो लिखना है, ऑथोराइज्ड मतलब आपके मेमोरेंडम में कितना आपको अलाउ किया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद वो सिर्फ लिख के छोड़ देना, आपने उसका कुछ नहीं करना। जैसे आप 5 लाख इशू कर सकते हो तो 5 लाख आपका इशू कर सकते हो, उससे आपको मतलब नहीं है, आपने इशू कितना किया हुआ है वो आपको जो है बैलेंस शीट में इम्पैक्ट डालेगा, ये सिर्फ लिख के छोड़ने वाला काम है ऑथोराइज वाला। अब जो आपने इशू किया हुआ है उसमें से लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया है वो मेन हो गया। आपने 10,000 शेयर इशू किए हैं, लोगों ने अगर 8,000 ही सब्सक्राइब किए हैं तो 10,000 थोड़ी आपकी लायबिलिटी होगी, आपकी तो 8,000 से लायबिलिटी होगी। तो इशू, सब्सक्राइब एंड उसमें से भी पेड अप कितने हैं, मतलब अगर आपने किसी से 10 रुपए मंगाए हैं तो उसने अगर 8 ही दिए हैं, 2 नहीं दिए, तो वो 2 आपकी लायबिलिटी थोड़ी है। तो लायबिलिटी आपकी उसी लिमिट तक रहेगी जो आपने लोगों से ले रखा है पैसा, ठीक है, उसमें से जो पैसा नहीं आया वो माइनस कर दो क्योंकि वो आपकी लायबिलिटी नहीं है, कॉल्स इन एरियर्स का पैसा। और शेयर फॉर फीचर में जो आपने किसी के जब्त कर लिए पैसे, वो कंपनी की वैसे तो होती लायबिलिटी है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं यूज करना होता है उस पैसे को, ठीक है, तो ये सारा आपका कैलकुलेशन रहेगी। सबसे बड़ा यही था नोट, उसके बाद सब छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे भी नहीं है, छोटे ही हैं। एक मिनट, इसके बाद सेकंड नोट बना रहा हूँ, किसके लिए, शेयर कैपिटल के बाद क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस था, ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए नोट 2। हाँ जी, हाँ जी, ये एक ही क्वेश्चन में पूरा पेपर है, बस 15 मार्क्स का आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। अब रिजर्व एंड सरप्लस में आपने क्या क्या लेना है, जनरल रिजर्व लेनी है, और ये डिटेल वाले कॉलम में ऐड कर देना है, फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व लेनी है,
डिटेल वाले कॉलम में ऐड कर देना है। प्रॉफिट एंड लॉस लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस का सिर्फ क्रेडिट बैलेंस लेना है। और लास्ट DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये सारे तो ऐड करने हैं क्रेडिट बैलेंस, अभी बता रहा हूँ। और अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको यहाँ से यहाँ पे माइनस में लेना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, DR बैलेंस है, तो आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे नेगेटिव में लिखना है। ठीक है, अभी याद दिलाता हूँ ये क्या होता है। और फाइनल अमाउंट आपका जो होगा वो बैलेंस शीट में चला जाए। जब आप बैलेंस शीट बनाते थे ना, ये वाली इस तरह वाली, तो कुछ तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिया होता था, कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ दिया होता था। यहाँ पर दिया है तो इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, क्योंकि यहाँ एसेट्स होती है ना सारी। यहाँ पे दिया है तो क्रेडिट बैलेंस। तो ये वाला तो आपने ऐड करना है अपनी कैपिटल में, लायबिलिटीज में, और अगर इधर वाला है तो माइनस करना है। ठीक है, दो नोट बन गए। रिजर्व एंड सरप्लस जहाँ पे बैलेंस शीट में लिखा हुआ है ना, उसके सामने नोट नंबर 2 लिख देना। जैसे बैलेंस शीट में अभी मैंने शेयर कैपिटल के आगे 1 लिखा था, रिजर्व एंड सरप्लस के आगे 2 लिख दो। इसके बाद नोट बना रहे हैं हम, इसके बाद क्या था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए बना रहे हैं। नहीं, वो बस लिखने वाली चीज है, उनको कुछ करना नहीं होगा आपने। नोट नंबर 3, ये किसकी कैलकुलेशन के लिए बना रहे हैं हम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा। हाँ जी, फोन नहीं चलाना। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए अगर हमने कहीं से लोन ले रखा है तो उसको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मानते हैं। ठीक है, और इसमें कौन से आते हैं, कोई भी बैंक से लोन लिया है वो, और कंपनी ने जो डिवेंचर्स इशू किए हैं वो, या बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं वो। ठीक है, इन सबको डिटेल्स में ऐड करके और फाइनल अमाउंट बैलेंस शीट में डाल देना है। ठीक है, ये बन गया नोट नंबर 3। नोट नंबर 4, ये बनाएंगे हम अदर करंट लायबिलिटी के लिए। अदर करंट लायबिलिटीज, इसमें क्या आता है, वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा तुम्हारे कोर्स के हिसाब से, फिर भी अगर ट्रेड पेबल में होते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स, लेकिन वो भी कौन से वाले, मोर देन 1 ईयर बाद जिन्होंने, सॉरी लाइबिलिटीज है ना, तो इसमें क्या आएगा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आएंगे। ठीक है, लेकिन वो भी कौन से, जिनका हमने पेमेंट 1 साल के बाद करना है। तो ऐसा रेयर ही कोई डेटर होता है जो 1 साल का टाइम देगा आपको, या ऐसा रेयर ही कोई बिल होगा जो 1 साल का होगा। ठीक है, तो अदर करंट लाइबिलिटीज में आप ये मान के चलना कि कुछ भी नहीं आएगा, बस लिख के छोड़ने वाला काम है। नोट 4 हो गए। फिफ्थ, नोट ही नोट हो रहे हैं आज, चलते नहीं है। नोट नंबर 5, ये बनेगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के लिए। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगी कोई भी प्रोविजन बनाते हो आप फॉर रिटायरमेंट, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट, आप लिखते हैं थोड़ा,
बेनिफिट्स। ठीक है, मतलब अगर आप अपने एम्प्लॉइज के रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ रहे हो, जब रिटायर होंगे तो उनको देंगे, तो ये क्या किस में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आ जाएगा, क्योंकि कोई एम्प्लॉय ऐसे तो रिटायर होता नहीं है, वो होता है कम से कम 20 25 30 साल ऐसे काम करके, तो उसके लिए तो इसमें किस किस का अमाउंट आ सकता है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे होते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो इनके लिए अगर आपने कुछ पैसा जोड़ रखा है तो वो आपका नहीं है, आपके एम्प्लॉइज का है, तो उसको लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में दिखाएंगे। फिर इसके बाद नोट नंबर 6 बनाएंगे। नोट नंबर 6 किसके लिए बनेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, और कैश क्रेडिट, सीसी लिमिट कहते हैं वैसे इसे। कोर वाला नोट तक हो गया सबका। फिर चला गया। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर आप बैंक से पैसा ज्यादा यूज कर रहे हो और स्टॉक रख के अपना वहां पे यूज कर रहे हो, मतलब स्टॉक जो है उनको गिरवी रख रहे हो पहले, तो अगर पैसा यूज कर रहे हो तो कैश क्रेडिट हो गया। और अगर उसके अलावा स्टॉक के अलावा कोई भी एसेट और रख रहे हो, घर के कागज रख रहे हो, लोन गोल्ड रख रहे हो, गाड़ी रख रहे हो, तो आपके पास वो जो पैसा आ रहा है वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट नोट नंबर 7। 7 नोट जो है वो बनेगा ट्रेड पेबल्स के लिए। ट्रेड पेबल सिर्फ दो तरह के होते हैं, क्रेडिटर्स, एक तो इनको पेमेंट करनी होती है, और एक बिल्स पेबल, इनकी पेमेंट करनी होती है। इनको डिटेल्स में दोनों को ऐड करना और फाइनल कॉलम में अमाउंट लिख देना, दोनों का जोड़ के कितना आया। नेक्स्ट नोट जो बनेगा वो बनेगा नोट नंबर 8, और ये बनेगा अदर करंट लायबिलिटीज के लिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपके क्या क्या अमाउंट आएंगे, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, हाँ
नोट नंबर 4 में, हाँ ये मैंने बताया तो था, ये बहुत रेयर होगा ऐसा कि अदर करंट लिख दिया यहाँ पे, इसको अदर नॉन करंट कर लो, सॉरी अदर नॉन करंट कर लो। नोट नंबर 4 में अदर करंट की जगह अदर नॉन करंट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर भी ट्रेड पेबल्स आए हुए हैं और अभी भी मैं ट्रेड पेबल्स ले रहा हूँ। ये ट्रेड पेबल्स कौन से हैं? जो 1 साल बाद जिनको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो ऐसा रेयर ही कोई बंदा होता है, मैंने बताया था। और अब जो मैं करा रहा हूँ वो अदर करंट लायबिलिटीज में करा रहा हूँ, ठीक है। ये डिफरेंस गलती हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे, जो भी आपका रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई, जितने भी आउटस्टैंडिंग होता है। और अगर आपने कहीं से एडवांस में पैसा ले लिया है, इनकम, एडवांस इनकम सब इसमें आएंगी। और जो कॉल्स इन एरियर आता है वो भी इसमें आएगा, कॉल्स इन एडवांस, सॉरी कॉल्स इन एडवांस। अगर किसी ने कॉल अपनी पहले ही दे दी, वो भी किसमें आएगा? अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग। नोट नंबर 9, बड़ा बोरिंग पार्ट है ये। नोट नंबर 9 में आएंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कौन सी होती हैं, इसको लिखते हैं। इन दोनों को ऐड करना, तीनों है जो फाइनल। नोट नंबर 9 में आएगा प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड आउटर कॉलम में, प्रोविजन फॉर टैक्स इनर कॉलम में। यहां से माइनस करना एडवांस टैक्स। इसको समझ लेते हैं एक बार, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड भी क्या होता है, इसको भी देखेंगे। कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जब देती है, तो एक ही बारी में ऐसा नहीं होता इतना डिविडेंड है और पे करने चले जाती है, ठीक है। पहले सिर्फ वो एक मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, वहां पर डिविडेंड प्रपोज किया जाता है कि कितना डिविडेंड पे करना है हमें, ठीक है। तो जब वो डिविडेंड प्रपोज हो जाता है तो इसका मतलब अब वो डिविडेंड पे करना हमारे लिए मैंडेटरी हो चुका है। तो वो डिविडेंड पे करने से पहले उसको हम अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी के तरह लिखा जाता है उसको, ठीक है। और वो लायबिलिटी की तरह किस में लिखा जाता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, क्योंकि वो कुछ टाइम के अंदर हमने वो पैसा वापस करना है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में हमने क्या किया था? जो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो हमने करे थे सारे ग्रेचुटी और ये सब, वो लॉन्ग टर्म में क्यों आया था? क्योंकि वो हमने अगले साल पे नहीं करना, 10 साल बाद पे करना है, वो 20 साल बाद पे करना है वो। लेकिन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या आता है? डिविडेंड जो हमने अपने शेयर होल्डर को पे करना है, जो आज हमने प्रपोज कर दिया है, लेकिन वो 1 साल के अंदर अंदर हमें पे करना होगा, इसलिए वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आ गया। अब दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है? कंपनी अपने हिसाब से टैक्स को पे करना होता है, जो भी प्रॉफिट अर्न करती है। अब जो प्रॉफिट अर्न किया जाएगा उस पर टैक्स पे करना है, तो प्रॉफिट तो साल के एंड में पता चलेगा कितना हुआ, यानी कि टैक्स वो अगले साल पे करेगी। लेकिन क्या करते हैं कंपनी में, एक ये है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स में क्या होता है? आप अपने आइडिया से कुछ कुछ टैक्स पहले ही पे करते जाओ, ठीक है। तो कुछ कुछ टैक्स पहले ही पे करते जाओ। इसका एग्जांपल देखते हैं। अब से कंपनी की जो प्रोविजन फॉर टैक्स थी वो थी 1 लाख रुपए, और कंपनी ये बाद में लगा कि 1 लाख रुपए टैक्स पे करना है, और उसमें से एडवांस में पे कर चुकी है कंपनी 80,000, माइनस मान लो 80,000 पे कर चुकी है। तो अब कंपनी का लायबिलिटी कितनी रह गई? सिर्फ 20,000 और गवर्नमेंट को पे कर देगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स मान लो 1 लाख थी। अब कंपनी को नहीं आइडिया था, कंपनी एडवांस टैक्स में ही, ये कहीं साइड में लिखना, बैलेंस शीट के नीचे मत लिखना, कहीं एडवांस, इस ठीक है इसी नोट के नीचे लिख लो। एडवांस टैक्स में ही कंपनी से 1,20,000 दे चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे 1,20,000 माइनस कर देता हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, करना मत।
अगर मैं 1,20,000 यहाँ माइनस कर देता हूँ तो बैलेंस शीट में यहाँ पे -20,000 लिखना पड़ेगा, जो कि ठीक बात नहीं है। ठीक है, तो इसके बदले मुझे क्या करना चाहिए वो देख लो। अगर एडवांस टैक्स मैंने ज्यादा पे कर दिया है तो लायबिलिटी साइड में तो 1,00,000 में से 1,00,000 ही माइनस करना। अब ये जो 20,000 रुपए है ना, ये एसेट साइड में दिखाए जाएंगे। ये 20,000 कहाँ दिखाए जाएंगे? एसेट साइड में। कहाँ दिखाए जाएंगे वो भी मैं जब एसेट साइड डिस्कस करूंगा तब इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने जरूरत से ज्यादा टैक्स पे कर दिया है तो प्रोविजन फॉर टैक्स में तो उतना ही माइनस करो जितने की प्रोविजन बनाई थी। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया उसको एसेट साइड्स में दिखाएंगे। कौन सी हेडिंग में दिखाएंगे वो उसको डिस्कस करूंगा, मैं बताऊंगा। नोट नंबर 9 था ये। हम्म एक बार बैलेंस शीट के स्टार्टिंग में आ जाते हैं। अब सारे नोट्स नंबर लिख लेते हैं। शेयर कैपिटल के आगे 1 लिख दिया, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए सेकंड नोट लिख दिया। ठीक है, सेकंड नोट में कैलकुलेट किया था रिजर्व एंड सरप्लस को, और मनी रिसीव के लिए तो कोई बनाया ही नहीं था। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए कौन सा बनाया था? 3, तो इसके आगे 3 लिख दो। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपके कोर्स में नहीं है, बस बैलेंस शीट में लिखा होना जरूरी है, फिर भी इसके बारे में बात कर लेंगे थोड़ी सी। ओके, और उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी के लिए कौन सा बनाया था? 4, तो इसके आगे 4 लिख दो। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के लिए कौन सा बनाया था? 5, इसके आगे 5 लिख दो। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के लिए 6, यहाँ पे 6 लिख दो। ट्रेड पेबल्स के लिए 7, और अदर करंट लायबिलिटीज के लिए 8, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए 9। यहाँ तक हमने सबके नोट्स बना लिए। ठीक है, अब किसकी शुरू करेंगे? एसेट साइड के नोट्स बनाना। ठीक है, तो अब एसेट साइड्स के नोट्स बनाते हैं। तो नोट नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे अब। नोट नंबर 10 जो बनेगा वो बनेगा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं? कितना सन्नाटा। हाँ, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सब टेंजिबल है। इतने शांत कैसे हो गए थे इतनी आसान बात पे? बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, फर्नीचर के बाद मशीनरी, ये सब टेंजिबल। और भी कोई आपको याद आ रही हो तो लिख सकते हो इसके अंदर। नोट नंबर 10 हो गया इसके। फिर नोट नंबर 11, ये किसके लिए बनेगा? इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इनटेंजिबल का कोई एग्जांपल पता है? एक तो पता होना चाहिए। एक, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। पेटेंट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, बिल्कुल सही। ये सारे के सारे होते हैं, पर गुडविल जो है ना वो ज्यादा रहता है, सबको पता होता है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल। हाँ जी, गुडविल कैसे काम करता है, कैसे काम करता है एज इंटेंजिबल एसेट्स? ठीक है, मैं बताता हूँ।
सपोज आप जूते बनाते हो, बना के मार्केट में बेचने जाते हो, ठीक है, और उसके ऊपर नाम लिखते हो आप, हैं ना, ऐसे थोड़ी होता है, उस पे आप नाम लिखते हो एडिबास, ठीक है, कोई खरीदेगा उसे? है? नहीं खरीदेगा। आप कहते हो ये, आ जाओ सर, आप कहते हो 2000 रुपए का जूता है, खरीदो, कोई खरीदेगा? आप बताओ, खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, 2000 में भी नहीं खरीदेगा। वहीं अगर आप जूता बनाओ किस नाम से, एडिडास से, ठीक है, फिर आप कहो मार्केट में ले जाओ 5000 का जूता है, इसमें एयर मैक्स है, ये है, वो है, अपना स्पंजी है बड़ा, खरीद लेंगे? खरीद लेंगे ना। ये क्यों हुआ ये सब? रेपुटेशन का मतलब क्या होता है भाई? गुडविल भी तो यही होती है, ये इस नाम की गुडविल है इसकी। ये एक ऐसी एसेट है जो दिखेगी नहीं, लेकिन इसकी वजह से इसका जूता 5000 का बिक रहा है और तुम्हारा 2 का भी नहीं बिक पा रहा। ब्रांड वैल्यू, तो ये होता है अपना इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू। तो अगर आपने एडिडास के नाम से बनाना है तो आप बना तो सकते हो, छुप छुप के बेच भी सकते हो, लेकिन पकड़े गए तो मैं नहीं बता रहा, खुद ही देख लेना। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट नोट नंबर 12। 2 नोट लिखवा देता मैं इतनी देर में, तुम्हारे सवाल हो गया। नोट नंबर 12 लिखो। ये बनाते हैं हम लॉन्ग टर्म एडवांसेस का। लॉन्ग टर्म एडवांसेस इसमें आएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, आप बिजली का कनेक्शन लेते हो ना, तो आपसे कुछ सिक्योरिटी ले लेते हैं, और जब आप बिजली का कनेक्शन अपना कटवाते हो तो वो आपको वापस कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, ठीक है, अगर कभी किसी ने किया हो तो पूछ लेना, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी लेते हो, कोई फोन वगैरह, ये सब, इन सब पे इवन आप पोस्टपेड बिल भी लोगे ना, पोस्टपेड, तो भी आपसे कुछ पैसा लेते हैं और वो रिफंडेबल होता है, ठीक है, जब आप कनेक्शन वापस करोगे। तो ये आपकी है तो एसेट, लेकिन कौन जाता दोबारा बिजली कटवाने, दादा आज हमारी बिजली काट दो, हमारे पैसे वापस दो, क्योंकि लगती बड़ी मुश्किल से है फिर दोबारा। तो ये सारी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, ये सब किस में आते हैं? लॉन्ग टर्म एडवांसेस में आते हैं। तो इसका भी बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं रहेगा। हाँ हाँ, नोट नंबर 13 आई गेस। अदर नॉन करंट एसेट्स के लिए बनाते हैं इसको। इसके अंदर क्या क्या होगा जी? इसके अंदर आपके जान पहचान के सारी चीजें आ जाएंगी। बिल रिसीवेबल, बीआर का मतलब बिल रिसीवेबल, डेटर्स, लेकिन कौन से वाले? जिनसे आपने 1 ईयर के बाद पेमेंट लेनी है, तो अगेन इसमें भी कोई खास चीज आएगी नहीं। क्या हो गया? अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा? हाँ, लेकिन वो वाले जिनसे आपने 1 साल के बाद पेमेंट लेनी है, तो ऐसे कोई रेयर ही होते हैं, ठीक है, इनमें भी बहुत ज्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट नोट नंबर 14। 12 तो लिख लेना, 12 के आगे से। नोट नंबर 14। इन्वेंट्रीज के लिए बना लो इसे, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में हम तो अभी तक बैलेंस शीट में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही लिखते आ रहे थे, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सिर्फ उस किस किस का हो सकता है? एक तो आप रॉ मटेरियल खरीदते हो अपने गुड्स बनाने के लिए, उसका हो सकता है। एक आपके पास जो गुड्स बन गए, फिनिश गुड्स, उसका भी हो सकता है।
एक जो अभी तक बने नहीं है, प्रोसेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इन सब का वो हो सकता है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री किस किस की हो सकती है? रॉ मटेरियल की हो सकती है, और किसकी हो सकती है? फिनिश गुड्स की हो सकती है, और वर्क इन प्रोग्रेस की हो सकती है। डिटेल्स में सबको ऐड करके फाइनल कॉलम में लिख देना। वर्क इन प्रोग्रेस में दिक्कत है किसी को? नहीं, ठीक है। नोट नंबर 14, सॉरी, अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में वही सारे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स, एक साल से कम वाले, बी आर डेटर्स, इनको ऐड करके। हाँ, पहले भी आए थे ये तो, आया था वो एक साल से ज्यादा वाले थे। हाँ, नोट नंबर 16, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड अलग मतलब होगा, ठीक है। एक होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब जो हम 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं, 3 महीने या उससे कम के लिए। तो ऐसा पैसा जब मैं कैश फ्लो बना रहा हूँ, कोई सुन के राजी नहीं है, ऐसा पैसा जब मैं कैश फ्लो बना रहा हूँ तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लूंगा। कौन सा वाला? मार्केटेबल सिक्योरिटीज वाला। लेकिन यहाँ पर बैलेंस शीट बनाते समय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सिर्फ दो ही आएंगे, एक तो जो आपके पास कैश है मतलब कैश इन हैंड, और एक जो आपके बैंक में कैश है यानी कि कैश एडवांस, ठीक है। वहां पे अलग हो जाएगी डेफिनेशन, बताना मत, ये मत कहना कि ये क्यों बताया नहीं उस समय। कैश इन बैंक, कैश एट हैंड, कैश इन हैंड। नोट नंबर 17 एंड देन 18 लास्ट, 2 मिनट। ये बनेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए बनेगा, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या आता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और एक नाम जो मैंने कहा था आपको, बाद में बताऊंगा कहाँ आएगा, कौन सा वाला? एडवांस टैक्स वाला, ठीक है। जब आपकी प्रोविजन से ज्यादा था एडवांस टैक्स, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे आपने पे कर दिए वो आपकी एसेट्स बन जाती है, वो बाद में एडजस्ट हो जाती है, इसलिए उसको एसेट्स में लिख दिया उसको। लास्ट नोट, नोट नंबर 18। सारे नोट एक ही क्वेश्चन में नहीं आएंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतने सारे नोट बन गए, अगर हर क्वेश्चन में ये नोट होने लगे तो हो गया। इसमें से कोई 6 7 8 नोट बनेंगे हर क्वेश्चन, सारे के सारे 18, क्योंकि अभी फर्दर आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो वहां पे भी कुछ नोट्स बनने हैं, तो वो सारे के सारे नहीं बनेंगे, कुछ बनेंगे, ठीक है। याद तो सारे रखने पड़ेंगे। लास्ट नोट है इसका बैलेंस शीट का, अदर करेंट एसेट्स, अदर करेंट एसेट्स। हाँ, सर आपने बैलेंस शीट में एसेट की बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाया था सर? है, आपने एसेट की बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाया था सर? शायद लिखवाया था ना, भूल गया क्या मैं? लिखवाना होना चाहिए।
देखो प्रोफेसर 2 नंबर मान लीजिए बीच में। अच्छा ठीक है, अभी लिखवा देता हूँ, भूल गया हूँ, सॉरी। अदर करंट एसेट्स में आपने लिखना है आउटस्टैंडिंग इनकम्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस, नहीं सॉरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऊपर लिख लिया, सॉरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लिखना बस। और कोई फिक्टिशियस एसेट्स होगी तो उसको लिखेंगे। एग्जाम्पल इसका मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, उसको अभी नोट करके खत्म करो। तो 18 नोट हो गए सिर्फ बैलेंस शीट पे बेस्ड। नोट हो गए यहाँ तक सारा? ठीक है। आउटस्टैंडिंग इनकम्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। वापस चलते हैं, देख लो। हो गया? अब एक बार बैलेंस शीट में वापस आ जाओ, वहां नोट नंबर डाल देते हैं सबके। इसका पहले कर लिया? कोई नहीं, मेरे साथ मोहित भी है। मोहित, एसेट्स वाली बैलेंस शीट में आ जाओ। हाँ, क्या हो रहा है ये समझ नहीं आता। हाँ जी, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स के आगे नोट नंबर। बस, तुमने भी लिख लिया क्या? तुमने भी लिख लिया? टेंजिबल्स के सामने नोट नंबर 10, इंटेंजिबल के आगे 11। इसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की जरूरत नहीं है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 12, उसके बाद 13, इन्वेंट्रीज के आगे 14, 15, 16। इसके ऊपर हाँ, यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डाल देना। 16, इसको 17, इसको 18। यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डाल देना इसके बाद। डन, चलो ओवर।